तो दोस्तों नमस्कार, अभिमन्यु बोल रहा हूं। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, नॉलेज जो है ना वो एक अलग चीज होती है, इंपॉर्टेंट है, बट दैट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द स्किल ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन पेपर। देखो, आपके पास बहुत सारे लोग, आप सुनते होंगे कि नॉलेज उनके पास बहुत ज्यादा है बट प्रीलिम्स उनका अटक जा रहा है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के बारे में सुनते होंगे कि जो है ना नॉलेज थोड़ा तो कम ही है लेकिन प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा नंबर लेके आ रहा है। तो वो क्या है, वो उनके पास स्किल है, जिसको जिसको कि आराम से प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है बार बार, उसके पास वो स्किल एक डेवलप हो गया कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है। एंड हम लोग इस वीडियो में उसी को डिस्कस करेंगे। मैं अपना पेपर जो है 69th वाला, जो अपना प्रीलिम्स का पेपर है, पूरा 150 क्वेश्चन को मैं दिखाने वाला हूं कि मैंने कैसे अटेम्प्ट किया है। मेरा 69th में 108.33 नंबर आया था, जो कि ठीक ठाक एबव कट ऑफ है। ये देखो, 69th कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिलिमिनरी का ये मार्कशीट है, अभिमन्यु कुमार। इसमें मेरा 108.33 नंबर आया था, जबकि वही अगर अनरिजर्व मेल का कट ऑफ देखोगे तो 91.67 गया था। मतलब कि अराउंड 17 मार्क्स हमको ज्यादा मिला था कट ऑफ से, विच इज लाइक वे एबव लाइक कट ऑफ मार्क्स, राइट। तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से अटेम्प्ट करें पेपर को, कि हमारे पास अगर मान लो लिमिटेड नॉलेज भी हो तो उससे हम कैसे जो है क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, प्रीलिम्स में इट इज नॉट अबाउट द एग्जैक्ट नॉलेज। किसी के पास में भी ये पॉसिबल नहीं है कि जो भी ऑप्शंस जो है किसी क्वेश्चन का सबके बारे में पता हो उसको। ये पॉसिबल ही नहीं है। वहां पे गेस वर्क, वहां पे आपको तुक्का, वहां पे आपको कॉमन सेंस लगा के आंसर निकालना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये, इसको पूरा अंत तक देखो, क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है वो 20 से 25 मार्क्स आपका बढ़ाने का है। इसीलिए इसको पूरा जो है लास्ट तक देखना है। तो चलो हम लोग यहाँ पे देखो, हम अपना पेपर को स्कैन करके रखे हुए हैं, और किस तरीके से मैं क्या सोच रहा था एग्जाम हॉल में उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सो दैट कि तुम लोग को भी आइडिया लगे कि किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे देखो, 5G क्या क्या इनेबल करता है उसके बारे में पूछा है। मुझे पता था इंटरनेट ऑफ थिंग्स करता है और एज कंप्यूटिंग करता है। नेटवर्क स्लाइसिंग के बारे में मुझे नहीं पता था, बट चूंकि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, 5G जो है वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि नेटवर्क स्लाइसिंग को भी इनेबल करेगा। साइंस एंड टेक में जो भी फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं वो सब चीजें जो है ना आपको ऑल ऑफ द अबव मारना चाहिए। साइंस एंड टेक का एक बहुत ही एक बड़ा ये सूत्रा है, मंत्रा है, कि अगर मान लो कुछ पूछा कि क्या क्या इनेबल करेगा, भाई एआई से क्या क्या हो जाएगा, तो सब चीज हो जाएगा भाई। डिजास्टर को रोक देंगे भाई, हमारा बैंकिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगा, करप्शन को कम कर देंगे, सब चीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, उसका यूजेज हमें पता नहीं, बहुत सारे जगह हो सकता है। तो इसीलिए इसका ऑल ऑफ द एबव मारा मैं, 1 2 एंड 3, ऑल्दो आई डिडंट नो कि नेटवर्क स्लाइसिंग भी करता है, बट ये मारेंगे हम और ये सही होगा। इस तरीके से साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, ऑल ऑफ द एबव। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है एक दो ऑप्शन में, तो ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन मारना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखो, इसमें कसिनी ह्यूगेन्स स्पेस मिशन दिया हुआ है, एंड कहाँ पे वो गया मिशन, इसके बारे में पूछा है। मुझे जूनो के बारे में पता था कि ये जुपिटर को जाता है, ठीक है, जुपिटर को गया था। एंड आर्टेमिस बहुत बार न्यूज में आ रहा था कि ये मून से मार्स की तरफ जो ये नासा का आर्टेमिस मिशन है, ह्यूमन को लेके जाने वाला। तो ये दो मिशन के बारे में पता था, और इस दोनों मिशन के बारे में पता होने के बाद में यू विल बी एबल टू डिराइव इट। तुम लोग को शायद कसिनी ह्यूगियंस के बारे में पता हो तो उससे भी डिराइव हो जाएगा। तो देखो, बी का वन और बी का वन, ये तीन ऑप्शन में है। और आर्टेमिस सी का फोर यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है, ठीक है। तो बेसिकली मतलब इन दोनों ऑप्शन में से कोई होगा। अब इन दोनों ऑप्शन में से होगा तो ए का टू, मतलब कसिनी ह्यूगियन सैटर्न एंड सिटिंग्स, तुक्का भी मार सकते हो। अगर दो ऑप्शन पे आ गए हो और वो मारोगे तुक्का, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम लोग को अटेम्प्ट करना है, मतलब दो ऑप्शन पे आ गए तो छोड़ना नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखो, लाइन एंड कोयर, मुहर एंड डाउन, ये सब क्या है, क्लोथ दिया हुआ है, इसका ओरिजिन कहाँ से आता है। तो कोयर जो होता है ना वो तो कोकोनट प्लांट से आता है, ये मुझे पता था। तो बी का वन हो गया, ठीक है। तो बी का वन देखो, मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि इन्हीं दो ऑप्शन में बी में वन है। और मुहैर जो है ना वो गोट का जो है वो उससे बनता है। ये थोड़ा सा हमको दिमाग में कहीं ना कहीं में सबकॉन्शियस में था, तो वो हमको याद आया। तो सी का जो है फोर हो गया, तो सी का फोर यहाँ पे आया, तो ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। इस तरीके से मतलब जरूरी नहीं कि सारा चीज हमको पता हो, बट एक दो ऑप्शन पता होगा तो भी निकल जाता है। तो हमें जो है ना वो एफर्ट मारना है वहां पे एग्जाम हॉल में। वी डोंट हैव टू बी लाइक कि अरे यार अब तो मतलब हतोत्साह नहीं होना है कि भाई एक ही ऑप्शन पता है तो छोड़ देंगे, नहीं, छोड़ना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो। ये जो है टेनियासिस और ये सब जो है सिस्ट, ये सब हमको उसके बारे में नहीं पता था, हमने इसको स्किप किया। स्किप भी कभी कभी करना है जब बिल्कुल ही आइडिया नहीं हो। भाई यहाँ पे बहुत ही अजीब टाइप का ये वर्ड है, हम कभी सुने भी नहीं है, ठीक है। टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा, ये क्या है बकैती, ठीक है, हमको नहीं पता। न्यूरोसाइटोसिरोसिस, प्लीज माफ कीजिए, हमको नहीं पता है तो छोड़ देंगे, जो बिल्कुल आइडिया नहीं हो।
कंप्यूटर लैंग्वेजेस इसमें से कौन कौन से हैं? देखो पाइथन और जावा पता है कि पाइथन और जावा कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं। तो 2 और 4 जिसमें भी होगा वो होगा। इसमें 2 और 4 नहीं है, इसमें 2 और 4 नहीं है, इसमें 2 और 4 नहीं है, बस यही एक ऑप्शन बचता है जिसमें 2 एंड 4 दोनों है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। भले ही हमको नहीं पता है कि स्क्विरल भी एक लैंग्वेज है, बट ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट होकर यही आ रहा है। तो ये तुक्का मारने वाला चीज है। आप समझो कि जितना आपके पास लिमिटेड नॉलेज है उससे भी आपका आंसर निकल सकता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी? इन चैट जीपीटी रिसेंटली सीन इन न्यूज। अब देखो जीपीटी जो है हम लोग सबको इतना यूज करते हैं ना यूज, ठीक है। लेकिन अब उसका अगर मान लो कि फुल फॉर्म नहीं पता है, लेकिन हम लोग सुनते रहते थे कि भाई जेनरेटिव एआई इस तरीके का सुनते रहते थे, है ना, कि कुछ जनरेट कर रहा है। जनरेटिव एआई तो सब कुछ सुना होगा। तो तुमको तुक्का अगर मारना हो, यू डोंट नो द आंसर, यहाँ पे देखो जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ये हमको पता नहीं था इसका एग्जैक्ट। हमने बोला कि जनरेटिव एआई है तो जनरेटिव से ही कुछ होगा, तो डी मारा, सही हो गया। इस तरीके से आपको अपना कॉमन सेंस को भी लगाना है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ द टंग। अब देखो हमने सोचा कि भाई स्पाइसी जो है ना वो तो टेस्ट तो नहीं होता है, मतलब ये तो पक्की बात है कि स्पाइसी जो है वो टेस्ट नहीं होता है टंग का। ठीक, तो स्पाइसी अगर नहीं है, अब यहाँ पे पूछा विच आर नॉट नॉट द टेस्ट, मतलब कि कौन नहीं है, तो स्पाइसी वाला ऑप्शन में जो रहेगा वही होगा। तो 4 रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना, देखो स्पाइसी जो है वो नहीं होता है, हमको ये बात पता था, तो स्पाइसी वाला जो है ये नहीं होता है। और उसके बाद में देखो हमको ये पता था चीजें कुछ कुछ कि जैसे पंजेंट जो है, पंजेंट कोई टेस्ट नहीं होता है, पंजेंट स्मेल होता है। ठीक है, पंजेंट जो है ये हमको पता था कि स्मेल होता है, तो हमने पता चल गया कि 7 भी नहीं है, तो 4 और 7 इसका नहीं होगा। इस तरीके से मैंने निकाल लिया, तो आंसर आ गया। 8 वाला देखो, करेक्टली मैच्ड कौन कौन से, भाई इंसोम्निया, बस हमको पता था कि इंसोम्निया क्या होता है, स्लीप डिसऑर्डर होता है, इंसोम्निया में नींद नहीं आता है, तो 2 का जो है वो गलत है। तो 2 जो है करेक्टली मैच नहीं है, तो 2 जहां पे भी है उसको हटाया। ऑल ऑफ द एबव में भी 2 है ही, तो 2 हटाया तो सीधे हमको सी ऑप्शन आ गया। बाकी हमको पता नहीं है एनोरेक्सिया, डिस डिस्पोनिया और एनसोम्निया, ये सब कुछ नहीं। इंसोम्निया बस पता है, उससे भी आंसर आ जाएगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि यू डोंट हैव टू बी स्केयर्ड इन द एग्जाम हॉल। भाई आपको बाकी सब चीज नहीं भी सुना है, बट इंसोम्निया सुना है, उससे निकालो आंसर। एकदम करेज के साथ में ये करना है। देखो ये हम लोग का हुंकार बैच चल रहा है, थोड़ा सा 70th प्रीलिम्स का हम लोग के लिए जो है हुंकार बैच चला रहे हैं। अभी तक 75 लेक्चर आ चुके हैं। ठीक है, और अभी आगे में करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ये सब चीजें चल रही हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो सब पार्ट है। ठीक है, और एवरीथिंग जो मॉडर्न पैटर्न जो एक बीपीएससी का आया हुआ है उसके बेसिस पे हम लोगों ने कवर किया। जैसे अगर तुम देखोगे कि ज्योग्राफी में, ये इंडियन ज्योग्राफी का है, इसमें 14 लेसन हम लोगों ने कवर किया है, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत पूछा है। यू नो, प्लेट टेक्टोनिक से क्वेश्चन पूछा है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से क्वेश्चन पूछा है। देखो ना नीचे में अभी हम लोग देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन है जो जनरली बीपीएससी में लोग कवर नहीं कराते हैं। बिहार ज्योग्राफी कवर करा के निकल जाएंगे। इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने जीडीपी क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, उसके बाद में किस तरीके से हम लोग सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं, WPI CPI ये सब क्या होता है, पोवर्टी क्या होता है, अनइम्प्लॉयमेंट, बहुत इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने कवर किया है। इकोनॉमिक्स में 9 लेसन यहाँ है, और फेज 2 में 11, 20 लेसन में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया। साइंस को इसी तरीके से कवर किया है। साइंस में अगर आप देखोगे तो फिजिक्स साइंस में कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद में केमिस्ट्री और बायोलॉजी अभी आने वाला है। देखो रे डायग्राम, कन्वेक्स लेंस, ये सब का क्या होता है, एनसीईआरटी के थ्रू सारा चीज हम लोगों ने कराया हुआ है। तो मतलब दिस इज योर चांस। अगर आप लोग को कभी कॉन्फिडेंस अगर नहीं आ रहा है, भाई 75 लेक्चर है, 130 घंटा के आसपास में अभी हुआ है। इसको अगर तुम 1.5x स्पीड पे देखोगे, जो कि देखना चाहिए, तो 80 से 90 घंटा तुमको ये लगेगा देखने में। अगर आज तुम इस कोर्स में इनरोल होते हो, तो अगर तुम 3 घंटा भी देते हो, तो 1 महीना में तुम पूरा ये लेक्चर पुराना देख लोगे, और जो भी लाइव लेक्चर साथ में कंडक्ट हो रहा है वो तुम देखते रहोगे। तो 1 से 1.5 महीना में सारा चीज, तुम 3 3 घंटा अगर बस दोगे ना तुम, तो भी 1 महीना में पूरा पुराना वाला लेक्चर देख लोगे, और बाकी टाइम तुम रिवाइज करने पे फोकस कर सकोगे। एंड लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि दिस विल हेल्प यू क्लियर 70th बीपीएससी प्रीलिम्स। क्योंकि जो है ना हम लोग नोट्स वगैरह सारा चीज देते हैं रिवाइज करने के लिए, एंड उससे आपको पूरा फायदा होगा। जो भी अगर आपको डिटेल वगैरह चाहिए तो यहाँ पे जाके देख सकते हो, https://iasvalley.com/learn/उनका डिस्क्रिप्शन में भी तुमको वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो 70th बीपीएससी में बहुत ज्यादा वैकेंसी आ रहा है। अगर आप लोग को बढ़िया से इस बार क्लियर करना है, तो भाई कोई भी चांसेस मत लो। मेंटरशिप टेंटरशिप जो है ना, जिसमें शेड्यूल वगैरह दे के जो है, और उसके बाद में हर 10 दिन पे मन की बात होती है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको लेक्चर्स चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट्स की बिल्डिंग चाहिए। ठीक है, तो ये एक बार देख लेना, क्योंकि 70th के बाद में ना 3 4 साल तुम लोग को रुकना पड़ेगा फिर से इस टाइप का वैकेंसी आने के लिए। 67 में वैकेंसी आया, उसके बाद पता है तुम्हें कि 68 और 69 में एकदम
सुखार आ गया वैकेंसी का, बीपीएससी में ऐसा ही होता है। फिर देखो 70th में आ रहा है तो 71st 72nd में नहीं आने वाला है वैकेंसी। इसीलिए जो भी तुमको एफर्ट मारना है वो 70th में मार लो, नहीं तो उसके बाद में तुम टॉपो करोगे ना 71st में तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना अगर तुम लोग को कोर्स अगर चाहिए तो। अब देखो इन द यूनिवर्स व्हाट आर पल्सार्स। अब देखो ये जो है ना ये साइंस का बेसिक है, मुझे पता था पल्सार्स का रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होता है, ठीक है। अब ये सब अगर कॉन्सेप्ट अगर नहीं आपको पता है तो ये सब कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा। साइंस में कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करना ही पड़ेगा। लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में पूछा था कि डायमंड सीड क्या यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा न्यूज में था बिकॉज इट वाज टॉक्ड अबाउट इन द बजट। इसीलिए न्यूज में था कि ग्रेफाइट को हम लोग लेते हैं और उसके हिसाब से लैब ग्रोन डायमंड्स बनाते हैं। फाइबर जो है कौन सा यूज करते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में, पीवाईक्यू है बीपीएससी का। अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो ये वाला चीज सही कर ले जाओगे, इसीलिए पीवाईक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज में यू हैव टू प्रायोरिटाइज पीवाईक्यूज, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचएमएक्स, भाई नहीं पता था, तुक्का मारा, गलत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी होगा, लेकिन अगर सही भी तो हो सकता है, इसीलिए कभी कभी तुक्का भी मार देना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्लाज ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च इन अक्टूबर 2022। देखो ये 68th में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें भी मैंने गलत किया था और 69th में भी गलत किया। तो कभी कभी ये भी देखो सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, कभी कभी जो है ना बहुत सारे लोग जो सही करेंगे वो आपसे गलत हो जाएगा, लेकिन दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एग्जाम, इतना लोड नहीं लेना है। लेकिन हाँ पीवाईक्यूज अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो दो पीवाईक्यूज अभी 13 क्वेश्चन में से दो ठो तुम्हारा बीपीएससी का पीवाईक्यू से निकल गया क्वेश्चन, तो इसलिए इट एक्चुअली शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पीवाईक्यूज। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है, देखो ओपेनहाइमर करके एक मूवी आई थी, ठीक है, ओपेनहाइमर करके एक मूवी आई थी क्रिस्टोफर नॉलन की, ठीक है, और उसी वजह से मैनहट्टन प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा न्यूज में था बिकॉज ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसमें अमेरिका ने जो है ना न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बनाया, एटॉमिक बॉम्ब्स, एंड उसको फिर हिरोशिमा नागासाकी ये सब पे फेंका गया, ठीक है। तो इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस्ड फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ये इसीलिए न्यूज में था और ये सही हुआ। द इमेज फाउंड बाई अ कनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज। भाई देखो कनकेव मिरर जो होता है वो ये कौन सा मिरर है और ये कौन सा मिरर है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव केव की तरह, मतलब ये वाला हो गया कॉनकेव मिरर, ये कन्वेक्स मिरर हो गया, सेम साइज का बना रहा है, रियल इन्वर्टेड इमेज, ये पूरा चीज हम पढ़ाए हुए हैं साइंस एंड टेक में। और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये अंडरस्टैंडिंग लाना ही पड़ेगा। इट इज एन इजी क्वेश्चन ऑफ मिरर एंड लेंस टॉपिक, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये सही हो गया। फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस, जब देखो इसमें क्या होता है एग्जाम में कंफ्यूजन भी होता है। हमने पहले इसको मारा जो कि ये सही था, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, बट बाद में हमने स्टोर्स लाइट एनर्जी कर दिया, गलत हो गया, इसका आंसर ए है। तो ये भी कभी कभी होता है। द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन, इसको क्या बोलते हैं, देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये सब कंफ्यूज करने वाला चीज है। तो केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ रहे हो तो ये सब चीजों को आप ध्यान में रखते हुए पढ़ोगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, ठीक है। उसमें इसी से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म है, मोलैरिटी, मोलालिटी, ठीक है। ये सब चीजें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सब बिल्कुल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये कैसे किस तरीके से वैक्सीन काम करता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें जो है एटेन्यूनेटेड, एटेन्यूनेटेड का मतलब कि वीकेंड फॉर्म में जो है ना आप लाइव वायरस जो होता है कोविड का उसको थोड़ा सा वीक करते हैं एंड उसको फिर वैक्सीन के फॉर्म में जब डालते हैं हमारे शरीर में, तो वो इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है कि जनरेट करता है, इवोक करता है हमारे बॉडी में, और चूंकि वो वीक है तो हमें उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। तो जब इम्यून रिस्पॉन्स हमारा जब आ जाता है तो उसके बाद में जब लाइफ जो है ना स्ट्रॉन्गर वर्जन जो वायरस का कभी भी अगर अटैक करता है हमको, तो हमारे बॉडी में पहले ही से इम्यून रिस्पॉन्स वो जनरेट हो चुका है। तो इस तरीके से वैक्सीन काम करता है और ये सही हो जाएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कंफ्यूज हुआ, छोड़ दिया, ठीक है। इसमें सारे जो है गुड कंडक्टर वैसे हैं बट हमने मतलब कि यार क्या मतलब छोड़ दिया हमने, ठीक है। द डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय, अब ये बहुत ही पीवाईक्यू का ये क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही मतलब एकदम बिटेन क्वेश्चन है ये, मतलब इतना बार आया हुआ है, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड, अब देखो मून के पास में एटमॉस्फेयर नहीं है, एयर नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो उससे क्या होगा कि भाई जब फ्रिक्शन नहीं है तो आपको ये फिजिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सेम अगर लेवल से किसी भी चीज को छोड़ोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जब वो नीचे आता है तो एक फीदर और एक जो है बाकी स्टोन भी वो सेम वेलोसिटी के साथ नीचे जाएगा। हमारे एटमॉस्फेयर में फीदर जो है, जो एक मान लो पंखुड़िया पंख जो है, वो थोड़ा सा धीरे धीरे नीचे आता है क्योंकि वहां पे उसमें जो है एयर रेसिस्टेंस
डिस्टेंस ज्यादा लगता है और पत्थर जो है ज्यादा तेज से आ जाता है, क्योंकि रेसिस्टेंस डिफरेंट है। नहीं तो अदरवाइज अगर रेसिस्टेंस हटा दो एयर का, तो सेम एक्सेलरेशन अगर सेम फ्रीली फॉलिंग रेस्ट से अगर छोड़ोगे दो चीज को, तो किसी भी इंस्टेंट पे दोनों सेम जगह पे पाए जाएंगे। और ये बेसिक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ये होगा। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। अब देखो ये गलत हो गया, ठीक है। अब इसका आंसर ये है, लेकिन ठीक है, कभी कभी जो है ना आपको वहां पे कॉन्सेप्ट्स भी अगर आपको पता है, जैसे वेक्टर वैक्सीन आई न्यू वेरी इन मच डिटेल की कैसे काम करता है, बट कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आप हो सकता है कि गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। द प्रोसेस दैट कॉन्टिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब देखो ये जो है ना ज्योग्राफी का, अगर आप पढ़े हुए हो इंटीरियर ऑफ अर्थ और उसके बाद में जो भी पूरा प्लेट टेक्टोनिक्स और ये सब चीजें, तो आपको ये सही हो जाएगा, हैरी हेस और ये सब चीजें। हम लोगों ने ये सारा चीज कवर किया है इस बार ज्योग्राफी में, बिकॉज इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। बिहार ज्योग्राफी से अब बस काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो डोंट लाइक टेक योर रिस्क, लाइक या तो एनसीईआरटी पढ़ लो, नहीं तो कहीं से ही आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ज्योग्राफी से देखो ना, फिर ये नीचे वाला भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का ही है। The theory that states that pieces of the Earth's crust are in constant slow motion driven by movement in the metal, रेडियो जो अंदर में हो रहा है उसकी वजह से है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स ये बोलता है, और ये सही हो जाएगा। तो ये सब इजी क्वेश्चन है इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, ठीक है। एमआरएनए का फुल फॉर्म क्या है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। जब भी वैक्सीन की सब बात करते थे तो एमआरएनए की बात होती थी, और इससे यहाँ से सही हो जाएगा। एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, अब देखो यहाँ पे डायनेमो के से एसी एंड डीसी दोनों करंट प्रोड्यूस होता है। अगर आप पढ़े हुए हैं ये सब चीजें, तो आपको जो है ना ये सही कर लेंगे, ठीक है। ये साइंस एंड टेक का बेसिक फिजिक्स में हम लोगों ने कवर किया हुआ है इसको। करंट डेंसिटी, अब देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और मतलब हम क्या बताएं, मतलब लेकिन फिर भी ये सिली मिस्टेक्स जो है ना वो होते हैं। करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सब चीजें जो है ना, छोटी छोटी चीजें आपको जो है ना बहुत अच्छे से कवर करना है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन ऑल दीज क्वेश्चंस। हम अपना दिखा रहे हैं मिस्टेक, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स, एंड आप 108 नहीं, आप 118 लेके आओ, ठीक है। और बिल्कुल आ सकता है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकेशंस इन मेडिकल केमिस्ट्री। इसमें मॉलिक्यूलर टारगेट्स जो होता है, दैट इज द क्लासिफिकेशन, की कहाँ पे टारगेट करना है मेडिसिन को, उस हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है। नहीं पता था मुझे, मैंने तुक्का मारा, गलत हो गया, कोई बात नहीं। मुझे लगा कि केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो होता है, एंड मैंने तुक्का मारा, मुझे ऐसा लगा, ठीक है। जब आपको अगर अंदर में एग्जाम में अगर आपको ऐसा हंच आ रहा है ना, तो यू शुड टेक योर चांसेस, क्योंकि जनरली जो हमारे को अंदर में हंच आता है ना, वो हमारा एक्यूमुलेटेड नॉलेज के बेसिस पे हंच आता है। देखो कोई भी क्वेश्चन जब देखोगे ना, तो तुमको लगेगा कि ओ माय गॉड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। तो वो जो आपको इंस्टिंक्ट, फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो आ रहा है ना, यू हैव टू, यू शुड गो विद दैट इंस्टिंक्ट। एक बार आप चेक भी कर लेना पीवाईक्यू जो वगैरह करके, एक आध टेस्ट देखे कि किस तरीके से आपका हंच काम करता है, ठीक। इसमें से कौन सा रिएक्शन रेट को स्लो डाउन करता है? देखो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, प्रोमोटर। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन को बढ़ाता है, ठीक है। प्रोमोटर क्या करता है? रिएक्शन को प्रमोट करेगा। तो इसका आंसर कायदे से नन ऑफ द एबव होना चाहिए, बट आई गॉट कंफ्यूज। मैंने बोला कि इसको बाद में करूंगा, फिर टाइम जो है ना ये सब होता है, एक तो इसको नहीं कर पाए, बट इसका आंसर डी होगा। इसको भी तुक्का मार के निकाला जा सकता है। इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट एट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बायोलॉजी का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि साइंस और ज्योग्राफी और ये सब पार्ट को आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा सिलेक्शन, मान के चलो, ठीक है। ऐसे ही कंपटीशन बढ़ रहा है धीरे धीरे बहुत ज्यादा, ठीक। और ये सब चीजें जो बेसिक है वो उसमें आप गलत नहीं कर सकते हो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शिपरेक टूरिज्म, ठीक है। शिपरेक्स इन इंडियन वाटर्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड एट सुंची, मिनीसोलास एंड ग्रांडे आइलैंड। ये कहाँ पे है? तो भाई ये गोवा के आसपास में ये सब रीफ है। अब अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो जो है तुक्का मारोगे, कभी कभी गलत भी होगा। हम तुक्का मारे थे, हमको नहीं पता था। अब देखो G20 मेंबरशिप प्रेजेंट, देखो ये हम याद किए हुए थे मेंस के लिए, सब चीज के लिए। जीटीपी ये हम पूरा एक निमोनिक से याद किए थे। जी से यहाँ पे जीडीपी हो जाएगा, टी से ट्रेड हो जाएगा, पी से पॉपुलेशन हो जाएगा। बट मैं वहां पे कंफ्यूज हो गया कि पॉपुलेशन जो है वो 66% था, कुछ ऐसा था, ठीक है, इस हिसाब से। और यहाँ पे 2/3, तो मतलब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। और कभी कभी इसीलिए ये भी होगा कि हमें लगा कि ये 3 वाला गलत है, लेकिन 3 वाला सही है, और इसका आंसर है 1 और 3, ठीक है। तो कभी कभी ये भी होगा कि आप जो है ना जो चीजें याद किए हुए हैं वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, और एक आध क्वेश्चन कभी कभी ये भी होगा कि गलत हो जाएगा, बट ठीक है, दिस इज पार्ट एंड पार्सल, ठीक। इसके अलावे भी हम सही करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन हम ऐसा सही करेंगे जो कि एकदम कॉन्सेप्ट लगा के, फैक्ट लगा के, एकदम क्लियर कट सही करके ले जाएंगे, और उससे हमारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। व्हाट इज द हेड ऑफ रसियाज वैगनर मर्सिनरी ग्रुप? प्रिगोजिन है, ठीक है। हु इज द हेड? प्रिगोजिन। ये तो बहुत ही मतलब लाइक न्यूज में था।
द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज रिलीज बाय, अब देखो जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स हैं वो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा उसका जो है ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, ये आप कहीं भी पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब चीजें आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सारी चीजें को कवर करने वाले हैं कि कहाँ से ये जहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है, मतलब बिल्कुल जो है ना, मतलब हम बता रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ से जो लोग जो पढ़ रहा है चीजें कर रहा है, अगर वो बढ़िया से पढ़ ले, तो नो बडी इज गोइंग टू स्टॉप देम फ्रॉम लाइक क्लियरिंग प्रीलिम्स विथ लाइक वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद देखो 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वीन एलिजाबेथ टू। अब ये नहीं पता था हमको कि हाँ भाई कितना साल तक रेन की और कब मरी, इतना टिडबिट और फैक्ट हमको नहीं पता था, हमने छोड़ दिया। 36, व्हाट वाज द थीम ऑफ डिफेंस एक्सपो 2022, ये पाथ टू प्रायोरिटी हमको पता था, हम पढ़े थे न्यूज में ऐसे ही। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स जो है ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी एबल टू नो कि क्या इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में, एंड वो आपको जो है कवर करना पड़ेगा, आपको गो थ्रू करना ही पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो है ना, थीम्स क्या होता है, कोई कोई जो है ना इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, उसका थीम क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, देन ये सब हम लोग को कवर करना चाहिए, ठीक है। कभी कभी बहुत ही ऑब्सक्योर थीम पूछ देता है ऑब्सक्योर इवेंट का, वो सब हम लोग को नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं उसका हमें पता रहना चाहिए। देन वी हैव 3 डे सेलिब्रेशन ऑफ थार्डिंग यूथ फेस्टिवल। अब देखो ये जो है ना, थाड़ी म्यूट जो है, ये अब आपको कभी कभी नाम को भी पकड़ के जो है ना आपको ये करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता था बट मैंने तुक्का मार के म्यांमार किया और सही हुआ है, क्योंकि थाड़ी म्यूट आपको लग नहीं रहा है कि थोड़ा सा मतलब नॉर्थ ईस्ट के जैसा नाम जैसा लग रहा है ये। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या है भाई, हमारे अपने कंट्री का तो नहीं, तो नॉर्थ ईस्ट में आपको म्यांमार आता है, नॉर्थ ईस्ट के जो सटा हुआ तो म्यांमार मारेंगे, थाड़ी म्यूट ये सब कहते हो तो सही हो जाएगा। तो कभी कभी कॉमन सेंस भी लगाना है। अब ये क्वेश्चन कभी मैंने सुना नहीं थाड़ी यूथ फेस्टिवल, बट फिर भी मेरा सही हो गया बिकॉज आई अप्लाइड कॉमन सेंस। तो यू हैव टू यूज कॉमन सेंस, डरना नहीं है क्वेश्चन से, ठीक है, समझ गए। व्हाइट हाउस के बारे में पूछा, आप देखो ये सब जो स्टेटमेंट्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, कि 4 स्टेटमेंट दे दिया उसके बाद बोल रहा है कि कौन से सही है कौन क्या है, ये आसान होता है क्योंकि इसमें अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखो जैसे ये हमको पता है सबको पता है कि ये ऑफिशियल रेसिडेंस एंड वर्क प्लेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है, तो ठीक है, तो सेकंड वाला सही हो गया। उसके बाद में इट इज द सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी, ये भी सही है ना, ये दो तो सही है। बाकी कितने कब 1800 को बना कि क्या बना, अगर ये नहीं भी पता है तो 2 और 4 तो सही है, करेक्ट पूछा है। तो 2 और 4 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ये मारो सही होगा। बाकी हमको 3 वाला नहीं पता है बट स्टिल आई गॉट दिस क्वेश्चन करेक्ट, ओके। नेट मीटरिंग इज समटाइम्स इन द न्यूज। भाई मीटर जो भी हम लोग बात करते हैं, स्मार्ट मीटर, नेट मीटर, ये सब जो है ना इलेक्ट्रिसिटी से बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी वाला जहां पे भी आ रहा है उसको हम लोग मारेंगे। इसमें देखो भाई सीएनजी है, इसमें नेचुरल गैस है, इसमें वाटर है, इसी में है इलेक्ट्रिसिटी, तो मारेंगे तुक्का सही हो जाएगा, ठीक है, कॉमन सेंस। मैजेंटा, टील, माउफ एंड सियान, ये पता है मुझे, मतलब लाइक आई थॉट ऑफ इट, लेकिन मैं एग्जाम में बहुत सोचा कि यार मैजेंटा तो हमको पता है, थोड़ा ये सब ये होता है, बट फिर भी जो है मेरा गलत हो गया। तो कभी कभी ये भी होगा, ठीक है, कोशिश करोगे निकालने का लेकिन गलत हो जाएगा। इसमें मैंने टाइम भी लगाया था 1-2 मिनट, लेकिन फिर भी गलत हो गया। व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल जो इंप्लोड कर गया, बहुत ज्यादा ये न्यूज में था क्योंकि वो टाइटेनिक के पास जा रहा था वो सबमरीन, और यहाँ पे जाते हुए बीच में ही जो है ये एक्सप्लोड कर गया, ठीक है। और उसके वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में था, टाइटन इसका नाम था, ठीक। उसके बाद में देखो ये जो है फुटवेयर, फैशन, एक्सेसरी और डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ है। तो एविएटर के बारे में तो हमको पता था कि ये सनग्लास होता है, हम लोग पहनते हैं, एक ही पता था। तो देखो सी का 2 हो गया, सी का जब 2 हो गया तो इसका मतलब कि बी और सी ऑप्शन में से कोई होगा। अब उसके बाद में तुक्का मारना है, हमने पहले सी मारा फिर लगा ना 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 ना, शायद सिग्नॉन कुछ कुछ ऐसे, मतलब दिमाग में आया कि कुछ हेयर ओवर का कुछ होता है, तो सिग्नॉन का जो है वुमेन्स का हेयर स्टाइल हो जाएगा, डी का 5। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आ गया, मतलब वो तुक्का ही था, मतलब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था, क्योंकि देखो अगर तुम क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो बस सी का 2 ही हमने लगाया हुआ है, तो इस वजह से हम बी मारे और सही हो गया। तो आपको जो है ना हंचेज पे भी वर्क करना है, और अब हंच आ रहा है तो मार दो। वेयर डिड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए गिव हिज इंटरव्यू, हम बोले कि यार रोम गया होगा, नहीं तो एथेंस गया होगा, मतलब थोड़ा सा ये सब जो है ना हिस्टोरिकल सिटी है, एज फार एज लाइक वेस्टर्न कंट्रीज आर कंसर्न। रोम जो है आपको, इटली रोम बहुत ही एक सेंटर था, वो वेटिकन सिटी आपको पता ही है, चर्च जो है वहां पे है। एथेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी, हम लोग पढ़ते हैं प्लेटो अरिस्टोटल ये सब का, तो एथेंस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि यही इसी दोनों में से कहीं गया होगा, नहीं तो साराजेवो एंड एम्स्टर्डम ये सब तो उतना फेमस नहीं है। अब इसमें से तुक्का मारना है, पहले मैंने रोम का सोचा फिर बाद में एथेंस मार दिया और एथेंस ही निकला सही, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब भी आपको तुक्का मारना है। ये जो है
फॉलोइंग पेयर्स को जो करेक्टली मैच है उसके बारे में पूछा हुआ है, फ्लशिंग मीडोज, फ्रेंच ओपन से, ये सब। अब इसमें भी हम तुक्का मारे लेकिन गलत हो गया, ठीक है, तो होता है कभी कभी। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मदर टंग का सर्वे किया और उसमें से कितने लैंग्वेजेस है इंडिया में, ये 576, ये मुझे पता था। ये आपको जो है ना करंट अफेयर्स इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो ये जो है स्टेट गवर्नमेंट ने कोई वल्चर कंजर्वेशन के लिए कमिटी बनाई है, तो कौन है वो, तो वल्चर से रिलेटेड हमने सोचा कि भाई नॉर्थ ईस्ट में असम उसाम को कोई किया होगा, तो वो मैंने असम मार दिया, लेकिन किया है तमिलनाडु ने, ठीक है। तो इसीलिए इन्वायरमेंट वगैरह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है करंट अफेयर्स, एंड यू हैव टू कवर द इन्वायरमेंट वाला करंट अफेयर्स, बेसिक ही करो लेकिन करो करंट अफेयर्स इन्वायरमेंट वाला। 10 कैप्टिव ब्रेड एशियन जैंट टॉर्टोइज, देखो ये भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, मैंने इसको छोड़ दिया बिकॉज आई डिड नॉट नो अबाउट इट, ठीक है। बट यू हैव टू कवर ऑल दिस थिंग्स बिकॉज आपको जो है ना इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इट हैज गिवन एन इंडिकेशन नाउ कि भाई आगे में भी इन्वायरमेंट से आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 48 में रिसेंटली रीअफर्म किस कंट्री ने हमें अरुणाचल प्रदेश को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बोला है, भाई यूएसए के का ही जो है ना इतना बुत्ता है कि चाइना के सामने में जो है ना बोल सके, अपना आवाज रख सके, बाकी तो ये सब जो है ना थोड़ा फिर भी जो है, रसिया तो चाइना का अलाई टाइप का ही है, जर्मनी जो है छोटा मोटा उतना, मतलब ठीक है अच्छा कंट्री है, बट इट विल नॉट एंटागनाइज चाइना। एंटागनाइज जो दुश्मनी जो मोल लेने का जो बात आता है वो यूएसए ही ले सकता है चाइना से, एंड देयरफॉर यूएसए ही बोला होगा, और इस हिसाब से इसका निकाल सकते हो। रुद्रांश पाटिल जो है ना क्या मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता था, हमको कंफ्यूजन हुआ, हमने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, कभी कभी जो है ना कुछ क्वेश्चंस में बिल्कुल आइडिया नहीं लगता, छोड़ देना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखो 2020 पे पूछा है कि इसने बोला है कि भाई वोकेशनल एजुकेशन को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे मेन स्ट्रीम एजुकेशन में। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ आपको जो है ना मतलब कारीगरी सिखाएंगे, ठीक है, सो दैट कि आपका कुछ इंप्लॉयमेंट भी लग सके। तो ये कब से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ग्रेड 6 अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़िएगा तो यू विल बी एबल टू नो इट, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात होती है। तो देखो कॉमन सेंस ये सब तो इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड द नॉलेज, सफिशियंट नॉलेज, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे आपको नॉलेज एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही काम आएगा, ठीक है। अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जब आपका नॉलेज और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा हो, देन यू कैन बिल्ड ऑन दैट नॉलेज एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड यूज योर कॉमन सेंस टू गेट टू द आंसर, ठीक है। 51 की जहां तक बात करें तो इंडिया साइन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट की बात है, ईसीटी, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ में साइन हुआ है, ठीक है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये न्यूज में था और इसीलिए ये आपका सही हो जाएगा। प्लेन लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली, जहां पे ये रिक्वायर करता है कि सरकार के जो कर्मचारी हैं वो सिंपल और इजिली अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश का यूज करे, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से सब में। तो देखो न्यूजीलैंड जो है, हमको लगा, हमको नहीं पता था इसके बारे में, बट मुझे लगा कि न्यूजीलैंड थोड़ा सा सहज कंट्री है और मतलब सिंपल सा कंट्री है, वो सब चीजें जो है ना सिंप्लिसिटी वगैरह चाहता होगा, तो न्यूजीलैंड हमने मारा और सही हो गया, ठीक है। क्योंकि ठीक, अब अब ये तुक्का मैंने मारा, सही हो गया, अब हो सकता है कि गलत भी हो जाता, लेकिन ठीक है, वी हैव टू टेक आवर चांसेस, ठीक है। टिलिया, ये देखो, टिलियारडेम्बी फॉसिल्स ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लांट पॉलिनेटर्स कॉल्ड टिलियारडेम्बिस डिप्स वेयर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच कंट्री, ठीक है। अब ये तिलियारडेम्बी फॉसिल्स जो है ना, अब यहाँ पे जो है ना फिर मैंने तुक्का मारा, मैंने सोचा कि तिलियारडेम्बी जो है ना मतलब थोड़ा सा रसियन टाइप का हमको जो है, ये थोड़ा सा वाइब आ रहा था कि मतलब पीटर्सबर्ग, और बहुत ही अजीब अजीब से नाम होते हैं, देखो ग्रीस, देखो चाइना में तो तिलियारडेम्बी टाइप का तो नाम नहीं होगा, इंडिया में तो नहीं है, तो ये दोनों तो कट गया। अब रसिया, हाँ सॉरी, इंडिया और चाइना तो कट गया, ग्रीस और रसिया में फंसा। ग्रीस में भी जो है ना तो उस टाइप का नाम तिलियारडेम्बी और ये सब जो है ना, हमको लगा रसिया ज्यादा प्रोबेबल है, अब मारा और सही हो गया। तो यू हैव टू टेक योर हंचेस। लिस्बन डिक्लेरेशन जो है, ये ओशंस को कंजर्वेशन के रिलेटेड था, डाउन टू अर्थ में भी और इंडियन एक्सप्रेस सब में कवर किया हुआ था, एंड ये बहुत बड़ा न्यूज बनाया था, इसीलिए ये सही था। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को किस एनिमल के, किस जानवर के बारे में पता नहीं था, ये हॉर्स है, और ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है। यूपीएससी के पीवाईक्यूज भी इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पिछले 5-10 सालों के। कौन सा इसमें से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, अब ये देखो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हो गया, और कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये सब आपको पता रहना चाहिए। इंडिया गेट हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं आता है, एंड ये आपको पता रहना चाहिए, तो ये सब चीजें आर्ट एंड कल्चर का भी बेसिक आपसे पूछ रहा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने कहाँ से उठाया है, आयरलैंड से उठाया है, ये तो बहुत ही बेसिक है। सिक्किम जो है कब बना हमारा फुल फ्लेज स्टेट, अब देखो ये हम कंफ्यूज हो रहे थे कि 1975 में बना है कि 76 में बना है, ठीक है। 35 और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हम लोगों ने सिक्किम को स्टेट बनाने के लिए लाया था, पहले एसोसिएट स्टेट बनाया, फिर बाद में फुल फ्लेजेड स्टेट बनाया, कंफ्यूजन हुआ, मैंने 1976 मारा, आंसर है 1975, होता है कभी कभी सिली मिस्टेक्स, कंफ्यूजन होता है वहां पे।
कौन सा इसमें से कॉस्टलीस्ट करेंसी है? तो हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि पाउंड जो है ना सबसे महंगा करेंसी है। एक पाउंड का मतलब होता है आपका कि 100 रुपया के आसपास में होता है। और यूएस डॉलर तो ठीक है महंगा होते जा रहा है, बट फिर भी 80 पे पहुंचा तो हालत खराब हो गया था यूएस डॉलर का, लेकिन पाउंड का 100 के आसपास में रहता है। बिहार गवर्नमेंट ने कब किस ईयर तक प्लान किया है कि ये पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा? अब इसमें देखो जो है ना तुक्का मैंने मारा था, क्योंकि हमको एग्जैक्ट पता नहीं था, 2024 2030 में कंफ्यूजन होता, 2030 मारा, आंसर है 2024 होता है। ठीक। इंडियन आर्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा, चैत्या, बिहारा, ये सब तो आर्ट एंड कल्चर से देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये सब, स्तूपा, चैत्या, बिहारा, तो थोड़ा आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सुजनी, देखो ये भी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है आपका, सुजनी एम्ब्रॉयडरी है एक टाइप का, तो ये जो है ना ये सब हम लोग पढ़ते हैं, बिहार के जो हैंडीक्राफ्ट्स और ये सब जो चीजें हैं वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आर्ट एंड कल्चर भी इंपॉर्टेंट है, तो जब हिस्ट्री आप कवर कर रहे हैं तो यू हैव टू कवर आर्ट एंड कल्चर एज वेल। जहां भी पढ़ रहे हैं वहां पे बोलिए, जो भी टीचर पढ़ा रहा है कि आर्ट एंड कल्चर भी कवर करो, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं ना जी, अब हमको करना पड़ेगा। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार के बारे में देखो, अब ये 4 स्टेटमेंट वाला है, ये आसान क्वेश्चन है, मैं वही बोल रहा हूँ। ये बांका डिस्ट्रिक्ट में है क्या? नहीं, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, इतना तो पता ही है जब हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं। तो अब ये पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद में एस्टेब्लिश बाई किंग गोपाला, नहीं नहीं नहीं, धर्मपाला ने किया था, है ना। ये सब जब पढ़ोगे तो ये सब में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर बेसिक नॉलेज अबाउट हिस्ट्री, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो पाल डायनेस्टी के बारे में तो पढ़ते ही हैं जी, और उसके बाद में हम लोग रटते ही हैं गोपाल, धर्मपाल, ये सब के बारे में, महिपाल। तो ये भी गलत है, तो 1 और 2 तो गलत हो ही गया, ठीक है, यही ऑप्शन है तो मार दो। बाकी सबको आपको नहीं भी पता हो तो भी चलेगा, क्योंकि 1 और 2 तो गलत हो ही गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये सब क्वेश्चन आसान होते हैं। अब देखो ये बाबर के अराइवल के बाद क्या हुआ इसके बारे में पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर, तो गन पाउडर देखो बहुत पहले आ गया था हमारा, चाइना की वजह से ये सब चीजें। तो देखो अब यहाँ पे जो है ना हम लोग को, हमको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि भाई क्या होना चाहिए, ठीक है। कि तिमुरिड डायनास्टी तो ये शुरू किया था ये, क्योंकि बाबर के आने से ही तिमुरिड डायनेस्टी जो है शुरू हुआ। उसके बाद में कैनन्स जो है, अब ये हम कंफ्यूजन थे कि कैनन्स इसने इंट्रोड्यूस किया है कि गन पाउडर इंट्रोड्यूस किया है। अगर कैनन्स का हमको कंफ्यूजन नहीं रहता तो 3 और 4 मारता, जो कि आंसर था। हमको लगा कि गन पाउडर किया है तो 1 2 एंड 3 मार दिया, जो कि गलत हो गया, तो चलो ठीक है। उसके बाद में बाबुल मक्का किसको बोलते थे? गेट ऑफ मक्का जो है किसको बोलते थे मुगल पीरियड में? अब कालीकट, सूरत, कैम्बे एंड बरोज, अब ये सब जो है ना ये इंडिया के इसी साइड में है, ठीक है। कैम्बे भी इसी साइड में है, कालीकट भी इसी साइड में है, लेकिन सूरत के बारे में हम ज्यादा सुनते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सुनते हैं कि भाई जब अंग्रेज लोग आए तो सूरत पोर्ट से ही आए, ठीक है। तो हमने सूरत मार दिया और सूरत सही हो गया, ठीक है। तो कहीं पे कॉमन सेंस जो है ना, जो आप ज्यादा सुने चीजें के हैं उसको मारो एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अष्ट प्रधान कहाँ पे, जो भाई मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे 8 लोगों का, उनको अष्ट प्रधान बोलते थे। ये तो बिल्कुल एकदम हिस्ट्री का पार्ट है, मेडाइवल हिस्ट्री का आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता रहना चाहिए। बोधिसत्वा जो है पद्म पानी, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, देखो आपको यूपीएससी का भी 2 3 पीवाईक्यू निकल गया, ठीक है। अजंता एंड एलोरा केव्स में हम लोग पढ़ते हैं, अजंता केव्स में कि बोधिसत्व पद्म पानी का दिया हुआ है वहां पे पेंटिंग। इसके बाद में देखो फाहियान और हुएंसंग के बारे में पूछ रहा है कि कब ये आया, विजिटेड इंडिया, ठीक है। अब ये एक्सचेंज कर दिया, फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त टू के टाइम में आया है, और हुएंसंग जो है वो हर्षा के टाइम में आया है। इसको क्या किया है, एक्सचेंज कर दिया है। तो जब भी आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यू रीड अबाउट फाहियान एंड हुएंसंग, राइट। और इसके बाद में ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, तो नॉन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा, है। उसके बाद में देखो यहाँ पे पूछा हुआ है कि कुछ जो स्कॉलर्स हैं and उसके जो है किस फील्ड में उन्होंने काम किया हुआ है। तो जब भी आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं तो ये सब भी आप पढ़िए, हम तो पढ़ाएंगे हिस्ट्री में भावाभूति ये सब चीजें, नूनीज ने क्या लिखा, भावाभूति ने क्या किया, सब सब पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चरक का क्या है, मेडिसिन से है। ब्रह्मगुप्त का मैथमेटिक्स से है। वारामिहिर का एस्ट्रोलॉजी से है। विशाखा दत्त का प्ले राइट था, तो इससे आपको आंसर आ जाएगा, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल नौरोज, जब भी हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो ये सब के बारे में पढ़ते हैं कि तुगलक, खिलजी डायनेस्टी, ये सब के बारे में कि किसने क्या इंट्रोड्यूस किया, क्या नहीं इंट्रोड्यूस किया। एंड वहां से बेसिक क्वेश्चन की नौरोज जो है बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था, ये सब में गलत नहीं होना चाहिए। नथपंथीज, सिद्धाज, योगीज जो है डिवोशनल रिलीजन को पॉपुलर किया किस में, नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में? ये जो है ना आपका आर्ट एंड कल्चर या फिर मेडिएवल इंडिया का भी ये पार्ट है, और ये आपको गलत नहीं होना चाहिए। यूपीएससी के लिए हम लोग ये सब पढ़ते हैं, हम सब चीज पढ़ाने वाले हैं, इस हिसाब से ही पढ़ाने वाले हैं।
सो ये सब आपको गलत नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए थोड़ा सा जो है ना आपको इवॉल्व करना पड़ेगा अपने स्टडी को, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, जो यूपीएससी के जो क्वेश्चंस, यूपीएससी के जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस है वो आपसे पूछ रहे हैं, तो यू हैव टू एक्सपैंड योर नॉलेज बेस नाउ, ठीक है। यू कैन नॉट बी लिमिटेड, यू कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द बिहार टेरिटरी ओनली, कि भाई बिहार में आर्ट एंड कल्चर क्या है, बिहार का हिस्ट्री क्या है, बिहार का ज्योग्राफी क्या है, नहीं। यू हैव टू गो बियॉन्ड बिहार एंड लुक एट द इंडियन नेशनल लेवल, ठीक है। उसके बाद में देखो उड्स डिस्पैच के बारे में बोला है। जब भी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसके बाद में एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं कि भाई हंटर ने क्या बोला, वुड्स ने क्या बोला, ठीक है, रेले कमीशन ने क्या बोला, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। वारधा स्कीम क्या था, जो है सैडलर कमिटी ने क्या बोला। तो उड्स डिस्पैच ऑफ 1854 ने क्या बोला था कि भाई वर्नाकुलर को जो है लोकल लेवल पे हम लोग, वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज में हम पढ़ाएंगे, और ऊपर में जैसे ही जाएंगे हायर एजुकेशन में तो हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करेंगे। तो इट रिकमेंडेड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज, जो कि सही है। इट लेड स्ट्रेस ऑन फीमेल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, बिल्कुल सही बात है। तो जब भी आप ये सब पढ़ेंगे तो ये सब बेसिक जो है ना हिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको गलत नहीं होगा, उसका ना बोथ 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। मैथिली लैंग्वेज किसके टाइम में डेवलप हुआ? जब भी हम मेडाइवल हिस्ट्री बिहार का पढ़ते हैं तो कर्नाट डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, और वो मिथिला रीजन में था। मैथिली लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा जो है उनके टाइम में डेवलप हुआ है। इसको तुक्का मार के निकाल देना है आंसर, ठीक है। विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड? राजगीर पहले था, बाद में पटना हुआ है, ये सब हुआ है। तो राजगीर जो है इसको मारेंगे और ये सही हो जाएगा, ठीक। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, जो 1878 में आया हुआ था। आई थिंक वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भाई लॉर्ड लिटन के टाइम में, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। अब ये देखो गैगिंग एक्ट इसको बोलते हैं, इसको लॉर्ड रिपन ने 1880 से 1884 का जो फेज था वो लॉर्ड रिपन का था, उन्होंने जो है इसको रिपील किया है। तो ये बिल्कुल सही है तीनों स्टेटमेंट इसका, और ये इससे आंसर निकल जाएगा। हिस्ट्री का बेसिक अंडरस्टैंडिंग का ये क्वेश्चन है। लॉर्ड मायो के बारे में पूछ रहा है कि कौन से क्या उन्होंने किया रेजोल्यूशन इसका जो है, ठीक है। तो लॉर्ड मायो का जो रेजोल्यूशन था इसमें ये चारों चीज इसका है आंसर, ठीक है। इट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट बाइफरकेटेड, मतलब लॉर्ड मायो को बोला जाता है कि ही इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। कि मतलब लोकल बॉडीज को थोड़ा सा उन्होंने इंपावर किया, उनको फाइनेंसेस फंड्स वगैरह जो है ना थोड़ा सा डिवॉल्व किया लोकल लेवल पे। तो देखो कि भाई ये थोड़ा सा सेंट्रल प्रोविंशियल मैटर्स में, और मतलब बेसिकली थोड़ा सा डिवोल्यूशन पे काम किया है इन्होंने, ठीक है। प्रोविंसेस को थोड़ा सा ज्यादा पावर दिया, तो वही सबसे रिलेटेड चीजें हैं। तो तुक्का मारो, सारा चीज इसको मारो और सही होगा। नीति सारा, देखो अब नीति सारा पूछ दिया। अब नीति सारा किसने लिखा है? ये पूछा हुआ है, कमंडक ने लिखा हुआ है। तो मतलब बुक्स एंड ऑथर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। अब वही देखो फुतुहत ई आलमगीर, ये सब हमको याद ही नहीं होता था मिडाइवल पार्ट का। अब ईश्वर दास नागर ने लिखा हुआ है इसको, हमको याद नहीं था, हमने मार दिया, गलत हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स, मेघवर्मन जो रूलर थे श्रीलंका के, श्रीलंका के रूलर थे मेघवर्मन, ये एक मिशनरी को भेजे थे, ठीक है, हमारे इंडियन किसी किंग के पास में कि भाई हमको आप परमिशन दे दीजिए कि हम गया में एक टेम्पल बनाना चाहते हैं। तो श्रीलंका का राजा यहाँ पे एक मिशनरी को भेज रहा है इंडियन राजा के पास में कि भाई हमको गया में टेम्पल बनाने के लिए, बुद्ध टेम्पल बनाने के लिए हमको जो है परमिशन दे दीजिए। तो किसके पास भेजा था? नहीं पता था हमको, समुद्रगुप्त से इसका आंसर है। कोई बात नहीं। व्हेन वाज बिहार फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल प्रेसिडेंसी अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया? जब बिहार ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ये पहला चीज हम लोग पढ़ते हैं कि 1912 में बिहार जो है अलग होता है, ये पता था, ये सही हो गया। उसके बाद में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट, इनकरेक्ट अबाउट लेक विक्टोरिया? अब लेक विक्टोरिया जो है थर्ड लार्जेस्ट है कि क्या है हमको नहीं पता है, लेकिन ये पता है हमको कि ये ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका है, ये अफ्रीका जो है उसका ये लेक है। तो इसका मतलब टू जो है ये सही है, ठीक है। अब ये इनकरेक्ट पूछा है तो टू जहां पे भी होगा उसको हम हटाएंगे, तो इसको हटा दिए। अब सी और डी में बचा, देखो अब ये भी नहीं पता है हमको उतना अच्छे से कि भाई ये जो चीज है। अब देखो इससे क्या हो गया कि थर्ड वाला तो गलत हो गया। वन, ए और बी वाला ऑप्शन अगर हट गया तो सी और डी में दोनों में थ्री है, तो मतलब थ्री तो इनकरेक्ट है, तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। द ओनली आउटफ्लो फ्रॉम लेक विक्टोरिया इज नाइल रिवर विच एग्जिट द लेक नियर जिंजा, उगांडा, ठीक है, ये है। या फिर यहाँ पे देखो लेक विक्टोरिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाई सरफेस एरिया, इसमें से कौन जो है आपको ये है। तो अब इसमें से तुक्का मार सकते हो कि आपको क्या लगता है इनकरेक्ट है, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट है कि लार्जेस्ट है? अगर आपको पता है लेक्स वगैरह के बारे में, मैपिंग वगैरह अगर थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी का किए हुए हो, तो आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट वाला है वो भी गलत है। तो 1 और 3 आपका आंसर आ जाएगा।
तुक्का भी मार सकते हो। हीट वेव के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन देखो अब पूछ रहा है। अब देखो इससे डरना नहीं है। हीट वेव बोलता है कि भाई आपको जो है प्लेन्स और हिली रीजन के बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई प्लेन पे 30 डिग्री जब आपको टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो उसको हम हीट वेव कहेंगे, और हिली रीजन में जब 40 डिग्री पहुंच जाएगा तो हीट वेव कहेंगे। अब तुम सोचो खुद कि जो हिली रीजन होता है, हिली रीजन में क्या होता है। हिली रीजन जो है थोड़ा सा टेम्परेचर वहां पे कम होता है, जनरली जो है वो टेम्परेचर वहां पे कम होता है। प्लेन रीजन पे टेम्परेचर ज्यादा होता है ना। तो जहां पे टेम्परेचर कम है वहां पे थोड़ा ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको हम हीट वेव कह सकते हैं। भाई हिली रीजन में तो टेम्परेचर 30 डिग्री, यहाँ पे देख रहे हो उल्टा किया हुआ है, मतलब प्लेन में हाई टेम्परेचर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे कि पहले ही से टेम्परेचर ज्यादा है तो भाई प्लेन एरिया में थोड़ा टेम्परेचर और भी ज्यादा होना चाहिए, तब ना उसको हम हीट वेव कहेंगे। मतलब प्लेन रीजन और हिली रीजन की अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहा है कि भाई प्लेन एरिया में जो है ना टेम्परेचर कम होगा तो हम उसको हीट वेव कह देंगे, और हिली रीजन में 40 डिग्री ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर, तब हम बोलेंगे भाई उल्टा कर दिए वो। प्लेन एरिया में 40 डिग्री होना चाहिए और हिली एरिया में 30 डिग्री होना चाहिए, इसीलिए करेक्ट पूछा है नीदर वन एंड टू, मारो तुक्का कॉमन सेंस लगा के सही होगा। इसके बाद देखो ये एक्सप्लोरर और बर्थ प्लेस पूछा है। कोलंबस जो है इटली से गया, ये हम लोग को पता रहता है। मजेलन के बारे में थोड़ा सा आप जो है ना आइडिया लगा सकते हो। मजेलन ही जो है ना पैसिफिक ओशन नाम दिया था पैसिफिक का। पैसिफिक का मतलब पीसफुल होता है। तो जब ये पैसिफिक ओशन की तरफ गया तो देखा कि भाई पूरा एकदम शांत एकदम है, पूरा एकदम इतना वास्ट ओशन इतना शांत है, तो इसने पैसिफिक बोल दिया। तो मजेलन जो है वो पुर्तगाल से था, ये इटली से था। ये दोनों अगर पता रहेगा तो निकल जाएगा आंसर, ठीक। एमिराट्स ऑफ यूएई यार भाई, अबू धाबी, दुबई, शारजा, कितने इसके अलग अलग एमीर्स होते हैं। यूएई में एमीर्स अलग अलग हैं, अलग अलग रीजन्स के। तो कौन कौन से आप तुक्का मारो सही होगा और क्या। द रिवर सुवर्ण रेखा ओरिजिनेट्स नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस। अब ये जो है ना हमको लगा कि और मांझियां कहीं हम सुने थे, लेकिन ये नगरी से ओरिजिनेट होता है और इसीलिए गलत हो गया, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर इन बिहार। अब ये देखो दुधवा और ये गजनेर, गजनेर का भी सुने हो बिहार के लिए, दुधवा तो जो है यूपी में है। तो वाल्मीकि और भीमबंध सुनते हैं वही मारो और सही होगा वो, छोड़ना नहीं है। जरूरी नहीं है कि सारा ऑप्शन के बारे में तुम्हें पता रहना चाहिए। गजनेर के बारे में हमको नहीं पता था, लेकिन फिर भी हमें ये पता था कि भाई वाल्मीकि और भीमबंध है, ये 1 और 4 यहाँ पे है, यही ऑप्शन है। बाकी सब एलिमिनेट हो रहा है। गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में पूछा है। देखो फिर से इन्वायरमेंट जो है ना ये इंपॉर्टेंट चीज है। गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में पूछ रहा है कि इंडेंजर्ड है कि क्या है, इसके पास में आई लेंस नहीं होता है क्या, ये ब्लाइंड होता है क्या, ठीक है। ये कैसे जो है नेविगेट करता है इको लोकेशन से। तो ये सब जब आप नेशनल एक्वेटिक एनिमल इसको रिकॉग्नाइज किया गया, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का, ठीक है। तो आप जब इस तरीके का इन्वायरमेंट में बेसिक चीजें जब आप कवर करते हो तो आपको सही हो जाएगा उसके बाद में। रिवर गंडक का जो है दूसरा नाम क्या है, ये सब अभी हम लोग बिहार ज्योग्राफी कर रहे थे, उसमें बताए थे। नारायणी भी बोलते हैं, सदानीरा भी बोलते हैं, सालीग्रामी भी बोलते हैं, काली गंडक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। गोल्ड जो है कहाँ पे पाया जाता है, तो जमुई में जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना ऐसा सर्वे से पाया गया है कि गोल्ड है, ठीक है। ये तो बहुत ही फेमस जो है ना या फैक्ट बन गया है। त्रिवेणी कनाल जो है किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, गंडक पे। जब हम लोग रिवर्स पढ़ते हैं तो उसमें हम ये बात कहते हैं कि त्रिवेणी कनाल में गंडक का पानी जाता है, ठीक है। रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन घाना कोस्ट, ठीक है। और गोल्ड बियरिंग वेन्स आर, तो देखो जैसे ये अगर ऐसा है, ये अफ्रीका है तो यहाँ पे घाना है और यहाँ पे ब्राजील है। तो ये बोल रहा है कि घाना में, अफ्रीका में आपको प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड है, मतलब गोल्ड का जो रिजर्व यहाँ पे पाया जाता है घाना में। और भाई गोल्ड बियरिंग वेन्स जो उसके कुछ कुछ जो सोर्सेज हैं वो यहाँ पे ब्राजील में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग हैं तो ऐसा कैसे है, मतलब थोड़ा सा सिमिलैरिटी लग रहा है यहाँ पे। यो रीजन ये बोल रहा है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे दिस कॉन्टिनेंट्स वर ज्वाइन टुगेदर अलोंग द अटलांटिक कोस्ट। ये हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब पढ़ते हैं, ये देखो ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी से, प्लीज इसको इग्नोर मत करो। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो है ये सब चीजें हम लोग करते हैं। तो एसर्शन एंड रीजन ये पूछ रहा है और इसीलिए इसका ए आंसर होगा और सही हो जाएगा। आगे बढ़ो। बिहार का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, रॉक सिस्टम के बारे में पूछा है। बिहार ज्योग्राफी जब हम लोग करते हैं तो रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं कि भाई धारवाड़ जो है ये पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक सिस्टम है, ठीक है। ये जो है ना अगर ये हम तो सीधे क्वार्टरनरी हमको, देखो ये सब में दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा कि ओल्डेस्ट आर्कियन क्या है क्या नहीं। हम बोले कि भाई टर्शियरी जो है बिहार का, अगर तुम ये देखोगे तो टर्शियरी वाला पार्ट यहाँ पे है जो तुम्हारा वेस्ट चंपारण में है, और क्वार्टरनरी वाला पार्ट तुम्हारा अलुवियल प्लेन्स वाला है। तो टर्शियरी वाला जो है वेस्ट चंपारण में है एंड क्वार्टरनरी वाला जो है ये एलुवियम बाई हिमालयन एंड पेनिसुलर रिलर्स। ये पता चल गया तो उसके बाद में आंसर तुम्हारा निकल जाएगा, सिंपल, ठीक।
उसके बाद देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन फ्रॉम अ मरीन डाइवर्सिटी परस्पेक्टिव। जब भी हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व करते हैं तो उसमें गल्फ ऑफ मन्नार जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पे जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, वो बहुत ही ज्यादा रिच है। हम लोग ये पढ़ते हैं, और ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया से बना था, और इसीलिए जो है ना बहुत ही फेमस है। एंड ये मारना चाहिए तुक्का, और सही होगा ये। ठीक है, देखो, व्हाट इज द लोकल टाइम ऑफ थिंक ऑब्जेक्ट। कभी कभी जो है ना नॉर्मल क्वेश्चन भी आप गलत कर दोगे जल्दीबाजी में। ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से क्या टाइम होता है, उस हिसाब से ये क्वेश्चन था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गलत हो गया पर ठीक है। ये पूछ रहा है कुछ मिनरल्स के बारे में कि माइका कहाँ पे है, कोडरमा, ये सब झारखंड के बारे में पूछ रहा है। आप देखो, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब बिहार का मिनरल्स वगैरह पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि माइका यहाँ पे गया, नवादा या जमुई ये सब वाले रीजन में पाया जाता है, और कोडरमा इसके नीचे है। और हम लोग ये भी बोलते हैं कि जो धारवाड़ रॉक्स है ना, उसी में जो है इस टाइप का चीजें पाया जाता है। धारवाड़ रॉक्स झारखंड में बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे माइका इज फाउंड इन कोडरमा, और ये सही हो जाएगा। हाउ मेनी लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन द ग्लोब। अब ये बेसिक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो आंसर निकाल लोगे। हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम द मीन सी लेवल, तुक्का मारे, गलत हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ऑन विच प्लेटू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड लाइन इंटरसेक्ट इच अदर। भाई प्लेटू, बुंदेलखंड, बगेलखंड, ये सब में कंफ्यूजन रहता था। ये यूपीएससी का वैसे क्वेश्चन है, पीवाईक्यू का, और ये बगेलखंड इसका आंसर है। ये आपको मतलब यूपीएससी का पीवाईक्यू करोगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलोंग द तिब्बत बाउंड्री, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। अब इसमें तुक्का मारे, अल्मोड़ा है इसका आंसर, चमोली हमने मारा, गलत हो गया, ठीक है। वेयर डज द एल नीनो करंट फ्लो। एल नीनो कहाँ पे फ्लो करता है। हम लोग बात करते हैं एल नीनो का, जब भी हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं एल नीनो का, तो हम लोग क्या बात करते हैं कि जो ये साउथ अमेरिका है, और और जो ये साउथ अमेरिका, ये जो नॉर्थ अमेरिका है, तो यहाँ एल नीनो किधर फ्लो करता है, यहाँ पे एल नीनो आता है कि नहीं। ये पैसिफिक ओशन में हम लोग एल नीनो की बात करते हैं, है कि नहीं। तो पैसिफिक ओशन हो जाएगा। उसके बाद में ये बेसिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में अब देखो पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट और कौन से 5 मेंबर का ये बॉडी है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 4 और जजेज होते हैं। ये सब हम लोग कॉलेजियम की जब बात करते हैं तो ये सब पढ़ते हैं। पार्लियामेंट ने इवॉल्व नहीं किया है इसको, कॉलेजियम को जुडिशियरी नहीं इवॉल्व किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड जजेस केस में। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट पूछा है, फर्स्ट वाला सही है ना। तो ओनली वन या 1 और 3 अब जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड थ्रू कॉलेजियम सिस्टम, सही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब ये वाला अगर नहीं भी पता है तो भी तुमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट सोशलिस्ट सेकुलर इंटेग्रिटी डाला, फंडामेंटल ड्यूटीज 8 को डाला, क्या 8 को डाला, 10 को डाला, तो ये गलत हो जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन कौन से डाले, तो अगर आप देखोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अगर आपको नहीं भी पता हो, अब इनकरेक्ट पूछा है देखो, तो हमको पता है कि ये सही है और ये गलत है, तो इनकरेक्ट में 1 तो नहीं आएगा, 1 वाला कट गया, और 2 आएगा, क्योंकि 2 इनकरेक्ट है, तो हमें पता भी नहीं है अगर बाकी सारा, तो भी हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। तो ये सब छोड़ना नहीं है। स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अ कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड शेड्यूल्ड ट्राइब। अब इसमें जो है ना सारे होंगे कि प्रिमिटिव ट्रेड्स होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए, शाइनेस होना चाहिए, बैकवर्डनेस होना चाहिए, ये सारा चीज जो है ये होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में, फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन रेफरेंस फॉर द आइडिया ऑफ फंडामेंटल। हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लेके आया, यूएसए से लेके आया है। उसके बाद में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल से अबॉलिश हुआ है, पॉलिटी पढ़ोगे नॉर्मल, ये फंडामेंटल ये है कि आर्टिकल 17 में ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में देखो, द अथॉरिटी टू डिटरमिन द नंबर ऑफ जजेज, हाई कोर्ट में कितने जजेज होंगे वो कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट करता है कि पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट करता है। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी है, ये अगर क्लियर रहेगा तो आप सही कर ले जाओगे। फिफ्थ शेड्यूल किससे डील करता है, फिफ्थ शेड्यूल शेड्यूल ट्राइब से डील करता है ना, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल। उसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस जजमेंट के थ्रू आया, केशवानंद भारती। मतलब ये सब बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटी के। ये पॉलिटिकल पार्टीज दिया हुआ है, कब स्टैब्लिश हुआ। अब देखो इसमें क्या है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बारे में अगर हमको पता था, तुक्का मारे हैं कि भाई 1998 में, क्योंकि वो ममता दीदी का है, तो ममता दीदी का इधर ही बना है, तो सबसे जो लेटेस्ट होगा वो ममता दीदी वाला ही होगा, तो डी का तो 2 हो जाएगा। तो डी का देखो 2 कहाँ पे है, इसमें है और इसमें है, तो ए और डी हो गया। अब उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी भी जो है इधर मतलब ज्यादा, मतलब ममता दीदी से पुराना है, कांसी राम ये लोग के टाइम में बना था, लेकिन वो उतना भी पुराना नहीं है। बाकी जो कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया है ये सब ज्यादा पुराना है। तो 1984 वाला जो है वो बीएसपी का होगा, बहुजन समाज का, तो सी का 4 हो जाएगा। अब सी का जैसे ही 4 हुआ तो ये वाला ऑप्शन आ गया। तो बेसिकली कॉमन सेंस लगा के भी इसका निकल सकता है आंसर। स्पीकर जो है किस मेंबर ऑफ द हाउस को किस आर्टिकल के अंदर में बोलता है कि भाई आप अपने मदर टंग में भी बोल सकते हैं, कि भाई भोजपुरी में आप बोल दीजिए अगर आपको हिंदी और इंग्लिश नहीं अच्छे अच्छे से आता है तो।
तो आप देखो इसमें अगर नहीं भी याद है आपको, तो आपको ये पता है कि आर्टिकल 110 जो है वो आपका क्या है। आर्टिकल 110 इज अबाउट मनी बिल। तो मनी बिल में तो ये सब आर्टिकल नहीं आएगा ना, ये सब चीज कि भाई स्पीकर किसी मेंबर को ये बोल दे कि हाँ अपने अब लैंग्वेज में बात करें, राइट। मनी बिल का है। आर्टिकल 122 अगर थोड़ा सा तुम लोग अच्छे से पढ़े हो तो तुमको पता होगा कि भाई आर्टिकल 122 ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो पार्लियामेंट के अंदर का जो मैटर है उसके बारे में ये डिस्कस नहीं करेगा। आर्टिकल 121 बोलता है कि भाई जो जजेस का कंडक्ट है वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 122 क्या बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट के इंटरनल मैटर में बस बेसिकली नॉन इंटरफेरेंस वाली बात है। आर्टिकल 121 बोलता है कि भाई पार्लियामेंट जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। और आर्टिकल 122 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो पार्लियामेंट के इंटरनल मैटर्स में कमेंट नहीं करेगा। तो उसमें तो ये सब नहीं आएगा। बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा और ये दोनों नहीं हुआ तो सी ही बचता है। इसका आंसर मारो और ये सही हो जाएगा कॉमन सेंस से। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ आरबीआई में क्या क्या होता है। आरबीआई जब हम लोग इकोनॉमी पढ़ते हैं, ये भी इकोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि जनरली देखो ये सब नहीं पढ़ाता है बीपीएससी में, क्योंकि ये सब पहले कभी क्वेश्चन पूछता नहीं था, बट नाउ दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चंस, तो ये सब हमें करना ही पड़ेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में आरबीआई में क्या क्या होता है। फॉरेन करेंसी एसेट्स होता है, गोल्ड होता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होता है, जो हम लोग रिजर्व्स बोलते हैं ना फॉरेक्स। जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है, जो हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की बात करते हैं, उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हमारा कम हो गया था और इसीलिए वो क्राइसिस आया था। तो वो उसमें क्या क्या रहता है ये जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये सारा चीज हम लोग करते हैं और इसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सही होगा। रूल्स ऑफ ओरिजिन के बारे में ये क्वेश्चन है कि भाई रूल्स ऑफ ओरिजिन से क्या हम लोग करते हैं। हम बताए हुए हैं कि रूल्स ऑफ ओरिजिन से बेसिकली किसी प्रोडक्ट के ओरिजिन कंट्री का, कि कहाँ पे उसका जो है प्रोडक्शन हुआ है उसके बारे में पता चलता है। नीडेड टू डिटरमिन द नेशनल सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, ये बात सही है। ये कस्टम एजेंसी को हेल्प करते हैं कि भाई कितना फी लगाना है। भाई अलग अलग कंट्री से जो सामान आ रहा है उस पर हम लोग अलग अलग टैक्स लगाते हैं। किसी कंट्री के साथ में हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, किसी कंट्री के साथ में हमारा उतना बढ़िया ट्रेड रिलेशंस नहीं है, तो वहां पे हम कस्टम्स ड्यूटी ज्यादा लगाते हैं। तो जब हमें ओरिजिन पता होगा किसी भी प्रोडक्ट का कि किस कंट्री से आ रहा है, तो हम उसी हिसाब से कस्टम्स वगैरह लगाएंगे, तो कस्टम एजेंसी को भी हेल्प करता है। सही बात है। दीज आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड स्टैटिस्टिक्स। अब ये हमें नहीं पता, 1 और 2 सही अगर हमको लग गया कि है, तो their importance is derived from the fact that duties and restrictions in several cases depend on the source of import। यही बात सही है। यही तो हम बोल रहे हैं कि भाई जहां से इंपोर्ट हम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना उस पर ड्यूटी लगाएंगे। तो सेम बात वो कह रहा है। तो 1, 2 और 4 हमको सही है, ये हम मारे और इससे हमारा आंसर सही आ गया। ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में पूछ रहा है। अब इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन हमको कहीं कहीं पे फैक्ट जो है ना वहां पे हमको नहीं पता था, तो फैक्ट की वजह से ये गलत हुआ है। और ठीक है, कभी कभी आपको नहीं पता रहेगा फैक्ट, आप खुद तुक्का मारेंगे गलत हो जाएगा। उसके बाद में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है बेस्ट किस कौन एक्सप्लेन करता है। इंक्रीजिंग द नॉलेज स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है। अब इसमें क्या लोग बोल रहे थे कि भाई नॉलेज स्किल लेवल ये सब भी तो सही है, ये सब सही है, लेकिन जो बेस्ट इनकॉम पास कर रहा है ह्यूमन कैपिटल के बारे में वो 4 कर रहा है, इसलिए ओनली 4 होगा आंसर। और बीपीएससी ने भी यही दिया था। बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी के बारे में पूछा है। देखो जब भी 2 टर्म के बारे में पूछे ना, चाहे 2 लोगों के बारे में, जैसे उसको हम देखो हम लोग फाहियान हुआनसन के बारे में देखे, या फिर हीट वेव जो प्लेन एरिया और हिली एरियाज के बारे में जो क्वेश्चन था, तो उसमें क्या करता है ये लोग, क्या करता है इंटरचेंज कर देता है। तो ये आपको जब भी 2 टर्म ऐसा है तो आप समझ लेना कि इंटरचेंज कुछ हुआ है क्या। जैसे देखो बैंक्रप्सी जो है वो होता है कि भाई एसेट्स जो है ना आपका लिक्विडेट किया जाएगा और उसको जो है क्रेडिटर्स को उससे दिया जाएगा पैसा जो भी आपका लिक्विडेट करके। इंसॉल्वेंसी जो है ना एक फाइनेंशियल स्टेट है जहां पे जो है आप अपना डेट जो भी कर्जा है वो आप अनेबल होते हैं पे करने के लिए। तो बेसिकली इसमें क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है। तो 1 और 2 जब इंटरचेंज किया है तो 1 और 2 हट जाएगा, क्योंकि करेक्ट पूछा है। 1 और 2 हटा तो आपका आंसर सीधे 4 आ गया। तो ये अगर आपको पता है कॉन्सेप्ट, इकोनॉमी अगर अच्छे से पढ़े हो तो ये सब हो जाएगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कब अडॉप्ट किया गया, ये हम लोग तो रट रट के थक गए हैं। 1956 में आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। पीएलआई स्कीम के बारे में पूछा है। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट स्कीम था, लेकिन इसमें हमने क्या किया, कुछ गलत किया है इनकरेक्ट वगैरह में, कि भाई 8% है कि क्या है। अब यहाँ पे जनरली जब फैक्ट जो देता है ना आपको, तो जनरली क्या होता है कि वो गलत दे देता है फैक्ट। ये बात भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना ट्रिक है। तो फैक्ट जहां भी आपको दिखे तो मतलब अगर आपको पता है कि वो सही है तब तो सही मानो, लेकिन जनरली क्या होता है कि फैक्ट्स जो है ना वो कंफ्यूज करने के लिए गलत दे देता है ऑप्शन में। तो इनकरेक्ट में 3 भी आना चाहिए, तो उस हिसाब से या तो ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन हमने इसमें कुछ और मार दिया।
उसके बाद में स्वामित्व स्कीम के बारे में इनकरेक्ट पूछा है। अब भाई मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर में क्यों आएगा स्वामित्व? स्वामित्व के बारे में अगर आपको थोड़ा भी पता है तो हम लोग क्या चीज के बारे में है, आपको पता है ये बात, ये क्या चीज के बारे में है? देखो ये जो है ना, मतलब स्वामित्व जो है लैंड ओनरशिप के लिए है, आपको पता है ये बात है ना। तो लैंड ओनरशिप जो है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर में क्यों आएगा? बहुत ही मतलब अटपटा सा चीज है। तो इस तरीके से आप जो है ना इस आंसर पे आ सकते हो कि वन वाला तो गलत ही होगा। उसके बाद में देख लो कि ये फोर वाला तो सही लग रहा है, तो वन गलत है और फोर सही है, तो यही एक ऑप्शन बचता है। इस तरीके से निकालना है। आर्टिकल 360 के अंदर में फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में पूछा हुआ है। तो इसमें कोई एक स्टेटमेंट, देखो चार स्टेटमेंट है, उसके बाद में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सब सही है। तो इसमें देखो पकड़ो। अब जैसे जो है अ, ये वाला देखो, मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। नॉट रिक्वायर्ड भाई, ऐसा एक ही बार ना जो है ना बहुत ही ज्यादा ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में थोड़ा सा ये सब को तो देखना ही पड़ेगा प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। तो टू वाला जो है ना हमको लगता है कि गलत है। तो टू काटेंगे जब तो सीधे हमारा वन, थ्री एंड फोर आ जाएगा और इस हिसाब से आंसर सही हो जाएगा। स्टैगफ्लेशन क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है? अगर ये देखो इसका अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। अब जो उसका जो है कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा वो क्या पढ़ाएगा इकोनॉमिक्स? ये वन, टू, थ्री एंड फोर ये चारों इसका सही था। ठीक है, एंड इसका यही आंसर था। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कौन सा ट्रेंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में सही है? अब देखो इसमें जो है इसमें क्या इसका रीजन है क्या नहीं है, इसमें मेरा जो है गलत हुआ था। आई थिंक इसमें एक 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 स्टेटमेंट को मैंने कुछ गलत मान लिया था जो कि सही था, इस तरीके से था। ठीक है, गया डिस्ट्रिक्ट में कितना पॉपुलेशन है? ठीक है, तुक्का मारे गलत हो गया। उसके बाद में नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसमें क्या क्या इसमें सही है? तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, नॉन प्लान और प्लान एक्सपेंडिचर जो है ये बिहार में जनरली जो लोग पूछता है, वो वैसे प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो है वो खत्म हो गया था 5 ईयर प्लान्स के बाद ही, लेकिन फिर भी ये लोग पूछता है तो इसको भी करना जरूरी है कि किसको प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं, किसको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या ट्रू नहीं है? ठीक है, तो अब इसमें देखो इसमें भी तो इट हैज एक्सपैंडेड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट ट्रू पूछा है, तो ये तो सही है। ट्रेड एंड सर्विसेज में हमारा, गुड्स एंड सर्विसेज में हमारा ट्रेड बढ़ा है जब से हम लोग ग्लोबलाइजेशन किए हैं, जब से हम लोग एलपीजी किए हैं, लिबरलाइजेशन प्रोवाइड प्रोवाइड प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जब से हम लोग किए हैं तब से हम लोग का ट्रेड बढ़ा है। उसके बाद में एफडीआई भी आया है हम लोग के, ये भी सही बात है। तो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। अब देखो अब यही ऑप्शन बचता है, तो तुक्का मार दो तो ये सही हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है, ये दोनों करेक्ट है तो यही वाला होगा। ठीक है, और ऐसे भी देखो कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है, मतलब कि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो ये बोल रहा है कि एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में यूनियन गवर्नमेंट के फाइनेंसेस के बारे में पूछा है। अगेन ये सब चीजें जो है ना याद करके जाने की चीज है बजट से। मैं वहां पे कंफ्यूज हुआ और मैंने गलत यहाँ पे मार दिया। ठीक है, उसके बाद आओ यहाँ पे कि 1857 रिवोल्ट के बारे में पूछा हुआ है कि फेल क्यों किया, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है हिस्ट्री का कि क्या रीजन है कि भाई मिलिट्री सुपीरियरिटी ब्रिटिश का था, रेबल्स के पास में जो है ना यूनिफाइड प्रोग्राम नहीं था, सपोर्ट जो है ना सारे सेक्शंस ने नहीं किया था। इसका आंसर तीनों है, सही है। बतख मियाँ जो है मर्डर अटेम्प्ट जो है किसके ऊपर में हुआ था, जिसको कि महात्मा गांधी के लाइफ के ऊपर में जो मर्डर अटेम्प्ट हुआ था, जिससे कि बतख मियाँ ने बचाया था। ठीक है, तो ये जो बतख मियाँ के बारे में 68 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसलिए बतख मियाँ मारो सही होगा। बकस्त मूवमेंट के बारे में, बिहार के बारे में पूछा हुआ है, तो बिहार हिस्ट्री जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो स्वामी शाहजानंद सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं। और मतलब बकस्त मूवमेंट जो भी लैंड से रिलेटेड कुछ भी मूवमेंट एग्रीकल्चर से हो तो उसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती एकदम मारो तुक्का सही होगा। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, इसका जो है ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा कि भाई पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो जब भी आप पढ़ रहे हैं ना तो मॉर्ली मिंटो जैसे 1909 में आया। खेरा सत्याग्रह आपको कब होता है? के मतलब 1918 के आसपास में होता है। सूरत स्प्लिट कब होता है? 1907 में होता है। होम रूल मूवमेंट कब होता है? 1915-16 में चल रहा होता है ना। तो इसके हिसाब से आप देखो सबसे पहले टू हुआ है, उसके बाद में फोर हुआ है, उसके बाद में वन हुआ है, उसके बाद में थ्री हुआ है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्रोनोलॉजी अगर आपके दिमाग में सेट है कि कब कब के कौन कौन इवेंट हुआ है तो आपका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड, लॉर्ड रिटन किससे एसोसिएटेड नहीं है? तो भाई ये सब जो है ना आर्म्स एक्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से तो एसोसिएटेड है ही। स्ट्रैची कमीशन जो है उससे भी एसोसिएटेड थे, इल्बर्ट बिल के साथ में एसोसिएटेड नहीं थे, इसके साथ में रिपन एसोसिएटेड थे।
तो ये जो है आंसर हो जाएगा। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये सब सही होगा। बैटल ऑफ बक्सर के बाद में कौन सा ट्रीटी साइन हुआ था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में किस साल बनाया? 1632 में। मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का आप पढ़ेंगे, गलत नहीं होगा। महात्मा गांधी ने फर्स्ट बार हंगर स्ट्राइक कब यूज किया? अहमदाबाद के टाइम में किया है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में सिविल डिसोबीडियंस पहली बार किया था। सॉरी, चंपारण सत्याग्रह के टाइम में सिविल डिसोबीडियंस जो है महात्मा गांधी ने किया था। जब उनको अथॉरिटीज ने बोला था कि भाई आप यहाँ से निकल जाइए, तो गांधी जी ने बोला था हम नहीं जाएंगे जब तक कि हमारा मामला जो है ना यहाँ पे सलटा नहीं देते हैं। तो ये आपको पता नहीं चाहिए, जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ते हैं कि अहमदाबाद में पहले क्या किया क्या नहीं किया, इस तरीके से। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में जो है ना बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस आए। तो कौन सा जो है बिहार केसरी के नाम से जानते हैं? ठीक है, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को बोलते हैं। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, ठीक है, बार बार पढ़ते हैं। चंपारण मूवमेंट के बारे में देखो पढ़ लिया, ठीक है, कि मास एजाइटेशन जब हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया? भाई इंस्टीट्यूटेड द चंपारण एग्रेरियन कमिटी। जब भी आप चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे तो आपको ये बात पता चलेगा। ये तो मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ था चंपारण सत्याग्रह से इस बार 69th में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने किसने ये किया, सेट किया? अब हमें ये पता था कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। तत्वबोधिनी सभा का देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। आत्मीय सभा का राम मोहन रॉय ने किया है। तो इस तरीके से आप करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको हिस्ट्री में बहुत अच्छा एक जो है ना पकड़ चाहिए, ठीक है। अंबाबाई जो है कहाँ की है? आप कर्नाटका की थी, हमने मध्य प्रदेश, हमारा गलत हो गया। हु among the following was not the member of the cabinet mission? तो इसमें जो है ना पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे और स्टैफर्ड क्रिप्स भी थे। जो क्रिप्स मिशन के जो थे ना चेयरपर्सन, वो भी कैबिनेट मिशन के वो भी मेंबर थे। तो जे एंड्रयू नहीं होंगे तो ये आंसर हो जाएगा। जब भी हम लोग ये सब पढ़ते हैं तो ये सब बातें करते हैं, ठीक है। ये सब आपको चाहिए, और ये सब अगर आपको चाहिए तो आप हुंकार बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही हेल्प होने वाला है, ठीक है यार। 27-28 सौ रुपया कुछ नहीं होता है अगर आपका क्लियर हो जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वाल्व थ्योरी। किसने बोला था? लाला लाजपत राय ने बोला था। हम लोग जब पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री तो बिल्कुल ये सब चीजें करते हैं। उसके बाद में इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन फंडामेंटल राइट वाज पास फॉर द फर्स्ट टाइम? कराची सेशन में पास हुआ था, क्योंकि उसी समय में भगत सिंह को कुछ दिन पहले ही भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था। और उसके बाद में ये सब चीजें हुई थी। तो जब भी कराची सेशन पढ़ते हैं तो ये सब चीजें हम लोग करते हैं। उसके बाद देखो ये सी सेट का क्वेश्चन सब है। तो इस तरीके से आप लोग को थोड़ा सा पता चल गया कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक। और क्या क्या चीजें आप लोग को करने की जरूरत है। अगर किसी भी चीज में डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो यार मतलब हम लोग का हुंकार बैच चल रहा है, आई विल अगेन से, ठीक है। और मतलब सीरियसली मेंटरशिप मेंटरशिप ये सब तो देख लेना, बट मेंटरशिप से घंटा नहीं कुछ होने वाला है। शेड्यूल अगर कोई तुमको कुछ दे रहा है तो उससे घंटा नहीं कुछ होने वाला है। बहुत ही आसान रहेगा हम लोग के लिए भी मेंटरशिप निकालना, बट वी डोंट बिलीव इन मेंटरशिप अभी, क्योंकि जिस तरीके से मेंटरशिप चलाया जाता है उस तरीके से तो एग्जाम नहीं निकलेगा। हम लोग लेक्चर्स देते हैं, वी आर एक्चुअली पुटिंग इन मोर एफर्ट, लेक्चर्स दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, एंड इसी से क्लियर होगा। लाइव लेक्चर्स हम लोग लेते हैं। तो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन थ्रू द लिंक बिलो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर आगे में।